दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास रेहन पर रघु, जिसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास रेहन पर रघु के द्वितीय खंड के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। रघुनाथ दालान में करवट लेटे थे। नहीं नहीं करने के बावजूद शीला कमर की उभरी हुई हड्डी के आसपास हल्दी चूना का घोल छोप रही थी और मुंह के अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाती भी जा रही थी, नाक सुड़कते हुए। दो दो मुष्टंड बेटे और दोनों परदेश, एक भी यहाँ नहीं जो बाप के बगल में खड़ा होता। रघुनाथ ने जिन अंडों को सेकर बड़ा किया था वे कोयल के नहीं कौवे के थे। वे खुद कौवा थे, वरना समझ गए होते। वे अब तक जिस घर में रहते आए थे खपरेलों का था, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों का पुश्तैनी घर। पीछे वाली जमीन जानबूझकर बंटवारे में ली थी उन्होंने कि जब पैसा और सौहर होगा तो पक्का घर बनवाएंगे, छोटा सा ही सही। यह जरूरी था उनके लिए, नहीं बेटों के लिए। घर ही नहीं होगा तो वे आएंगे क्यों? आएंगे तो रहेंगे कहाँ? और जब आएंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, तो गांव घर को जानेंगे क्या? फिर बाप दादा की जमीन जायदाद का क्या होगा? कौन देखेगा ताकेगा? खपरेल का घर तो ढह रहा है, कब बैठ जाएगा कोई नहीं जानता। तो पिछले दिनों जब प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले थे तभी नए घर में हाथ लगाने का फैसला कर लिया था उन्होंने। अब यह नई मुसीबत। उन्हें छब्बू की कमी खल रही थी लगातार। ये नई नस्लें पैदा हुई थी गांव में तभी से जब से गांव में बिजली के खंभे, केबल, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, दवाखाने आए थे। जातियों की पार्टियां आई थीं। हर तीसरे घर से फौज में किसी न किसी की भर्ती हुई थी। सवर्णों में एक नस्ल रिसर्च और कोचिंग करने वाले लड़कों की थी जो शहर से या किसी फौजी के घर से बोतल हासिल करते और रात पंपिंग सेट पर बिताते। दूसरी नस्ल नरेश और उसके भाइयों की थी। नरेश बिजली मैकेनिक था, सरकारी कर्मचारी था, लेकिन खंभे से तार खींचकर घरों में अवैध कनेक्शन देता था और अच्छी खासी कमाई करता था। उसके तीनों भाइयों की दिलचस्पी पॉलिटिक्स में थी। देवेश सपा का कार्यकर्ता था, रमेश बसपा का और महेश भाजपा का। यही पार्टियां पिछले 20 सालों से सत्ता में आ जा रही थीं और क्षेत्र में विधायक और सांसद भी इन्हीं पार्टियों के हो रहे थे। तीनों ने बड़ी समझदारी से किसी न किसी नेता को पकड़ रखा था। वे अपने अपने नेता के साथ रहते, घूमते, खाते पीते और जनता की सेवा करते, यानी ट्रांसफर करवाने या रुकवाने का काम करते। छोटी मोटी नौकरी से यह बड़ा और सम्मान का धंधा था। लोगों पर रौब भी रहता था और दबदबा भी। इनके पास हर मंत्री के साथ उठने बैठने और खाने पीने के किस्से होते। वे जब कभी 4-5 दिन गायब रहकर गांव आते तो सीधे लखनऊ से या किसी महारैली से या हल्ला बोल से ही आते। इन भाइयों की पहुंच और पैसे की ताकत का बोध रघुनाथ को तब हुआ जब उन्हें 10-12 दिन दौड़ना पड़ा। कभी लेखपाल के पास, कभी थाने पर, कभी एसडीएम के ऑफिस में। कुर्सी सबने दी, सम्मान सबने किया, ध्यान से सुनी उनकी बातें और अंत में कहा, माँ साहब आप विद्वान हैं, शरीफ हैं, आपकी सब बातें सही हैं, लेकिन किस झमेले में अपने आप को डाल रहे हैं? वे सब अच्छे आदमी हैं क्या? मुंह से बोलकर तो कुछ नहीं कहा, इशारों से जरूर समझा दिया कि कर तो सकते हैं कुछ न कुछ, लेकिन बातों से सिर्फ बातें ही कर सकते हैं ना। उसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि घरानों के 8 परिवारों में से हर परिवार को चुप रहने के लिए नरेश ने 2-2 हजार रुपये दिए थे। रघुनाथ दौड़ लगाते लगाते थक गए थे। यह उम्र भी ऐसे कार्यों के लिए नहीं रह गई थी। अब पहले जैसा दमखम भी नहीं रह गया था। घुटनों में भी दर्द रहता था और गर्दन में भी। शीला अलग मरीज थी, दमा और गैस की। जब भी रघुनाथ के सामने आती डकार लेती हुई आती, और पिछले दिनों की घटना और पति की परेशानी ने तो उसे और भी नर्वस और निराश कर दिया था। रघुनाथ दोपहर के खाने के बाद नीम के नीचे लेटे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। एकमात्र रास्ता उन्हें दिखाई पड़ रहा था कचहरी, लेकिन वह रास्ता बहुत लंबा था। वह जानते थे कि तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी, इसी तरह एक दिन वे आते जाते मर जाएंगे और फैसला नहीं होगा। इसी बीच शीला आई। उसने कहा,
अजीब आदमी है आप, अकेले चिंता में मरे जा रहे हैं। जिन्हें यह सारा कुछ संभालना है उनसे सलाह क्यों नहीं ले रहे हैं? पूछिए तो उनसे। किनसे? बेटों से। हाँ, माना कि एक दूर है, लेकिन दूसरा तो पास है। बिल्कुल सही कह रही हो। उन्होंने राहत की सांस ली। बताओ भला, इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। वे उठे और शीला के साथ फोन पर जुट गए। शीला उन्हें बार बार हिदायत देती रही कि धकियाने, पटकने, मारने पीटने की बात का जिक्र नहीं करना है, वरना परेशान हो जाएगा और पढ़ाई छोड़कर बीच में ही चल देगा। लाइन मिली रात को 10 बजे के बाद। स्वर पर संयम रखते हुए रघुनाथ ने विस्तार से सब कुछ बताते हुए उससे राय मांगी। यह भी कहा कि यहाँ से कैलिफोर्निया की लाइन नहीं मिलती, संजू से भी सलाह लेकर बताना। राजू ने सुनते ही बीच में टोक कर कहा, क्यों मरे जा रहे हैं जमीन को लेकर? छोड़िए उसे और सुनिए, भाभी बनारस से आ गई हैं अशोकनगर, ज्वाइन कर लिया है यूनिवर्सिटी में। आप माँ को लेकर चले आइए और वहीं रहिए। और सुनिए। सुनने से पहले ही फोन रख दिया रघुनाथ ने। वे माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। क्यों, क्या हुआ? शीला ने पूछा। हुआ क्या? अब संभालो उसे। उड़कर आ रहा है हवाई जहाज से, आते ही गोली मार देगा नरेश को। वह सब बर्दाश्त कर लेगा, बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे रोको, रोको उसे। उसे तो रोक देंगे, संजय को कैसे रोकेंगे? वह तो वहीं से मिसाइल मारेगा उसके घर पर। शीला को संदेह हुआ अपनी समझ पर और वह चुप होकर उन्हें देखने लगी। सालों, कहते कहते उन्होंने सिर उठाकर शीला को देखा। मुझे डर था, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारे कहने पर की। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि मेरे दिमाग में न आया हो, लेकिन तुम्हारी जिद पर किया। जाने कहाँ से इतने नालायक और निकम्मे लड़के पैदा हो गए। साले, पिछले जन्म के पाप। मैंने 30-35 साल नौकरी की, लाखों कमाए, और आज हाथ में एक पैसा नहीं। इस हाथ आए उस हाथ गए। पूछो कि कहाँ गए तो बता नहीं सकता। और यह जमीन आज भी जहाँ की तहाँ है, रत्ती भर भी टस से मस नहीं हुई अपनी जगह से। इसने तुम्हारे आजा को खिलाया, दादा परदादा को खिलाया, बाप को खिलाया, तुम्हें खिलाया। यही नहीं, तुम्हारे बेटों और नाती पोतों को भी खिलाएगी। तुम करोड़ों कमाओगे, लेकिन रुपया और डॉलर नहीं खाओगे। भगवान न करे कि वह दिन आए जब बैंक चावल दाल के दाने बांटे। उन्होंने जांघ पर मुक्का मारा शीला की ओर ताकते हुए। साले, तुम लोग बड़े हुए हो तो अपनी माँ का दूध पीकर, और तुम्हारी माँ की महतारी है यह जमीन। चावल दाल गेहूं तेल पानी नमक इसी जमीन के दूध हैं, और बोलते हो कि हटाइए उसे, छोड़िए उसे। गुस्से में रघुनाथ क्या क्या बोलते रहे, उन्हें खुद कुछ पता नहीं। किसी तरह शीला ने उन्हें संभाला और पकड़कर आंगन में ले गई। जाओ सो जाओ, सोचो मत। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के द्वितीय खंड के 6वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। इन्हीं दिनों रघुनाथ को एक इल्हाम हुआ कि शरीफ इंसान का मतलब है निरर्थक आदमी, भले आदमी का मतलब है कायर आदमी। जब कोई आपको विद्वान कहे तो उसका अर्थ मूर्ख समझिए, और जब कोई सम्मानित कहे तो दयनीय समझिए। उन्हें हर जगह यही कहा गया और उनका कोई काम नहीं किया गया। उन्हें हर जगह हट हट और दूर दूर किया गया। वे उस बकरी या गाय की तरह हैं जो सिर्फ में या बाँ बाँ कर सकती है, मार नहीं सकती। यही उनकी छवि है सबके आगे, मिमियाने घिघियाने वाले मास्टर की। यह उनकी छवि नहीं है, यही हैं वे इस छवि को तोड़ने की सोच ही रहे थे कि बब्बन सिंह ने वह अवसर दे दिया। उस समय रघुनाथ अपने खलिहान में थे। वे मचिया पर बैठे थे और सामने सने ही अपने और अपने हिस्से का गेहूं तौल रहा था। बगल से गुजरते हुए बब्बन खड़े हो गए। गांव के सबसे बुजुर्ग और मानिंद। गांव ही नहीं, पास पड़ोस में भी कहीं विवाद होता तो एक पंच के रूप में किसी न किसी पार्टी की ओर से वह भी होते। यह अलग बात है कि वे मामला सुलझाने के बजाय और उलझा कर आते। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा था कि रघुनाथ जाने कहाँ कहाँ दौड़े, उनके पास नहीं आए। रघुनाथ ने उन्हें देखा लेकिन कोई भाव नहीं दिया। मास्टर, उन्होंने आवाज दी।
रघुनाथ पास गए और प्रणाम किया। जमीन तुम्हारी है, गांव समाज या नरेश का उससे क्या लेना देना? दूसरा कोई कैसे कब्जा कर लेगा? इतना तो मैं भी जानता हूं। जानते हो तो विधायक जी से क्यों नहीं मिलते? किस विधायक से? अरे वही है, अपने कॉलेज के मैनेजर। माथा ठनका रघुनाथ का। इसका मतलब इस पूरे मामले के तार वहां से भी जुड़े हैं, संजय की शादी से। उसे उन्हें रिटायर करने और पेंशन रुकवाने से ही संतोष नहीं हुआ, और ये हैं घराने के सबसे बुजुर्ग और मानिंद, जो नरेश को न समझा कर मुझे समझा रहे हैं। और समझा नहीं रहे हैं, उसमें रस ले रहे हैं। इसी समय रघुनाथ के दिमाग में एक खल विचार आया। कक्का, वे बब्बन का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए। आपसे एक सलाह लेना चाहता था कई दिनों से। जब आप मिल ही गए हैं तो कहिए यही पूछ लूं? बोलो बोलो बोलो। मन तो नहीं बनाया है, लेकिन कभी कभी सोचता हूं वह जमीन ही बेच दूं। बब्बन उन्हें आश्चर्य से देखते रहे। तुम्हें पता है कितनी कीमती है वह जमीन? आबादी के अंदर की है, कितने काम की है। उसे बेचना सोने जैसे बेचना होगा। और बेचोगे क्यों? सिर दर्द रखने से क्या फायदा? यही तो चाहता है नरेश। लेकिन उसे नहीं बेचना है। उसने जो मेरे साथ किया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? तो फिर क्या? अभी तो यही सोचा है कि उसे नहीं देना है। बाकी तो घर है, गांव है, आप चाहेंगे तो आप भी हैं। देखा जाएगा, कोई जल्दी थोड़े है। बब्बन थोड़ा गंभीर हुए। और उसके कब्जे का क्या करोगे? कब्जे का क्या खूंटा है? और कुछ नहीं तो उखाड़ कर फेंक देगा। उसे भी दे सकता हूं। मैनेजर साहब भी तो खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल। इसी इलाके में कहीं यहीं खोलें। अरे गांव घर के लोग मर गए हैं क्या कि बाहर के आदमी को दोगे? नहीं, एक बात कह रहा हूं, अभी कुछ तय थोड़े है। रघुनाथ ने धीरे से कहा। मैं दान तो कर नहीं रहा हूं किसी को। जब वाजिब और सही दाम मिलेगा तभी ना। तुम तो गांव में फौजदारी करा दोगे मास्टर। चिंतित होते हुए बब्बन बोले। मैं क्या कराऊंगा? जब वे खुद ही करने पर उतारू हों तो कोई क्या कर सकता है? रघुनाथ ने उनके कान के पास मुंह ले जाकर कहा। लेकिन ये बातें अपने तक ही रखने की है। दुनिया भर के लोग आते जाते रहते हैं आपके पास। क्या फायदा कहने से, है ना? तो चलें? रघुनाथ खलिहान की ओर मुड़ गए। सनही ने दूसरी बार पूछा था कि गेहूं के गल्ले को बखार में आज ही रख दें या कल के लिए छोड़ें। शीला का कहना था कि अरहर और सरसों भी बट जाएं तो सभी बारी बारी से रख दिए जाएं। रघुनाथ ने निर्णय शीला पर छोड़ा और बरामदे में जाकर बैठ गए। शीला भी पीछे पीछे आई। क्यों लसरिया रहे थे उनसे? सारी खुराफात की जड़ तो वही है। तुम चुप रहकर तमाशा देखो। मैंने काफी मसाला दे दिया है उन्हें। अब कल से यहाँ बैठकी लगाना शुरू कर देंगे लोग। रघुनाथ के चेहरे पर राहत और संतोष की चमक थी। शीला ने उखड़े मन से पूछा, तुम जमीन बेचने की बात कर रहे थे उनसे? रघुनाथ हंसे। बात ही कर रहा था, बेच नहीं रहा था। बेचना भी नहीं है मुझे। मेरी अपनी कमाई चीज है भी नहीं कि बेचूं। बाप दादा के पास और उनके पुरखों के पास भी कैसे आई होगी वही जानते होंगे। लेकिन ये लोग न खुद चैन से रहेंगे, न कोई रहना चाहेगा तो उसे रहने देंगे। अब यही देखो, मेरा अपना कसूर कहाँ है? संजय ने शादी की, वहां की जहां चाहा, जहां उसे अपना हित दिखा, भविष्य दिखा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी अपनी पसंद और अपनी जिंदगी। हम क्या कर सकते थे? लेकिन उसकी सजा मैनेजर ने मुझे दी, फालतू में। मैंने भी कहा ठीक है, गांव पर रहेंगे सुख और शांति से। न उधो का लेना न माधो का देना। एक समय था कि खेत खलिहान के सिवा कुछ नहीं था यहाँ। न अखबार था, न बिजली थी, न फोन था, न टीवी थी। आज सब है और पैदावार भी इतनी है कि हम दो के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। रही बाकी जरूरतें तो आज नहीं कल पेंशन मिलेगी ही। देर भले हो, फिर किस बात का गम? क्यों? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए शीला को देखा। और हर सुख दुख में हमेशा साथ देने वाली बीबी अभी जीवित है। उन्होंने उसे खींचा और अपने पास बैठा लिया। वह शर्माते हुए उनके पास बैठी रही और वे उसे एकटक देखते रहे। शीला, इन सब चीजों के सहारे जिंदगी तो काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। सहसा उनकी आवाज भारी और उदास हो गई। शीला, हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों
कभी कभी मेरे भीतर ऐसी हुक उठती है जैसे लगता है मेरी औरत बांझ है और मैं निसंतान पिता हूँ। माँ और पिता होने का सुख नहीं जाना हमने। हमने न बेटे की शादी देखी, न बेटी की, न बहू देखी, न होने वाला दामाद देखा। हम ऐसे अभागे माँ बाप हैं जिसे उनका बेटा अपने विवाह की सूचना देता है और बेटी धौंस देती है कि इजाज़त नहीं दोगे तो न्योता नहीं दूंगी। और अब तुम्हारी नज़र टिकी है राजू पर कि वह सारी साधें पूरी करेगा, निहाल कर देगा तुम्हें। ऐसा कोई भ्रम हो तो निकाल दो अपने दिमाग से। मुझे पता है कि वह इनसे भी आगे जा रहा है। उसने एक ऐसी विधवा लड़की ढूंढ निकाली है जिसके 2 साल का बच्चा है। यही नहीं, वह कोई अच्छी खासी सर्विस भी कर रही है। उसी के पैसे से दिल्ली में ऐश कर रहा है। मोटर बाइक ले ही गया है मस्ती के लिए। बच्चा पालना और ऐश करना, 2 ही काम है उसके। गए थे डोनेशन की रकम लेकर, आज तक पता नहीं चल सका कि एडमिशन लिया भी कि नहीं। तुम इतना सब जानते थे, कभी बताया क्यों नहीं? क्या कर लेती तुम? क्या करता बताकर? शीला, मैं जानता हूँ उसे। पढ़ने में कभी दिलचस्पी नहीं रही उसकी। अपने बाप से किस तेवर में बातें करता है, इसे देखा है तुमने? वह शॉर्टकट से बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसके लिए बड़ा आदमी का मतलब है धनवान आदमी, और वह भी बिना खून पसीना बहाए, बिना मेहनत के। वह महत्वाकांक्षी लड़का है, लेकिन लालच को ही महत्वाकांक्षा समझता है। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता है आनन फानन में, लेकिन बिना पढ़े लिखे, बिना अच्छे नंबर लाए, डिवीजन लाए, बिना प्रतियोगिताएं दिए, बिना खटे और नौकरी किए। मुझे नहीं पता वह लड़की इसे कैसे मिली, कहाँ मिली। हो सकता है उसे भी किसी मर्द की तलाश रही हो। इतना जरूर पता है कि 1.5 साल पहले किसी सड़क दुर्घटना में उसका पति मर गया था। इस लड़की का अपना फ्लैट है, कार है, ऑफिस के काम से सिंगापुर बैंकॉक भी जाती रहती है, और वह उसका बच्चा संभालता है और घर अगोरता है। जैसे हम नहीं जानते, वैसे ही वह भी नहीं जानती कि इसके मन में क्या है, इसके इरादे क्या हैं। तुम्हें इतना सब कैसे मालूम? यह ना पूछो। नोएडा में मेरे भी अपने आदमी हैं जो आते जाते रहते हैं। शीला चिंतित हो उठी। सारे दुख इसी बुढ़ापे में देखने बदे थे क्या? एक बेटा प्रदेश में पता नहीं कब आएगा, दूसरा यहाँ, लेकिन उसकी भी वही हाल, बल्कि उससे भी खराब। और इधर बाप की अलग मुसीबत। गांव छोड़ें तो जान बचे, नहीं मारे जाएं। न कोई देखने वाला, न सुनने वाला। जाने किस मनहूस की नज़र लग गई है इस घर को। रघुनाथ को ही अकेला छोड़कर वह चुपचाप अंदर गई और लेट गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के 2 खंड के 6वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के 2 खंड के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवांचली के स्वर में। घर में फोन अबजी का जंजाल हो गया था। जब रघुनाथ ने कनेक्शन लिया था तो राजू की जिद पर कि संजू अमेरिका से जब बात करना चाहेगा तो कैसे करेगा, कोई संदेश ही देना हो तो, भाभी ही मम्मी से कुछ बोलना या पूछना चाहे तो, मुझे ही कोई सलाह लेनी हो तो, चिट्ठी पत्री कौन लिखता है आजकल? किसके पास इतना फालतू समय है? और सरला दीदी भी तो हैं शहर में, उनसे बात नहीं करनी है क्या आप और मम्मी को? तो हर हाल में जरूरी है यह। गांव में ही बेमतलब थोड़े लिए हैं लोगों ने। फोन लगा तो राजू के लिए। जब भी घर में रहता जुटा रहता था उस पर, कभी इस दोस्त को, कभी उस दोस्त को। संजू की तो लाइन ही नहीं मिलती थी। हाँ, कभी कभी सरला जरूर मिल जाती थी। अब जब राजू बाहर है तो फोन उसी तरह बेकार पड़ा है जैसे चरनी और खूटा या हल और हेंगा। इसलिए रात में जब फोन की घंटी बजी तो रघुनाथ और शीला ने डर कर एक दूसरे को देखा। घंटी बजकर बंद हो गई। उनमें से किसी ने उत्साह नहीं दिखाया। जब दूसरी बार बजी तब रघुनाथ उठे और रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से स्वर सोनल का था। पहचाना उन्होंने। देर तक सुनते रहे, फिर शीला को रिसीवर पकड़ा दिया और माथे पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से सुबकने की आवाज सुनाई पड़ी उन्हें। वे उठे और अपने बिस्तर पर आ गए। रिसीवर रखकर शीला भी आई और अपने बिस्तर पर बैठ गए। वह कल आ रही है हमें ले जाने के लिए।
तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझे नहीं जाना। बहुत रो रही थी, पूछ रही थी कि हमारी कौन सी ऐसी गलती है कि देखने के लिए आना तो दूर, आप लोगों ने फोन तक नहीं किया। उसने किया था फोन। हम सपना देख रहे हैं कि महारानी लौट आई है अपने देश। आकाशवाणी हुई है क्या उसके आगमन की? यह तो न बोलो, राजू ने नहीं बताया था। मैं किसी राजू फाजू को नहीं जानता। उसने क्यों नहीं किया? बाप को कर सकती थी, ससुर को नहीं कर सकती थी? बाप को बुलाया, ज्वाइन किया, अशोक विहार आई, इतने दिन से रह रही है, बीच में पापा मम्मी नहीं याद आए? आज याद आ रहे हैं? ऐसे ही तो नहीं याद आए होंगे, कोई बात होगी जरूर। रो रो कर कह रही थी कि मैं पापा मम्मी के बिना नहीं रह सकती। झूठ बोलती है, फुसला रही है तुम्हें हमें। जानती ही कितना है हमें, न कभी देखा है न मिली है। वह क्या जाने पापा मम्मी को। मैं तो जानता भी नहीं कि मेरी कोई बहू भी है। बहू न सही बेटा तो है, न जाए तो वह क्या सोचेगा। भाड़ में जाए बेटा बहू दुनियादारी, सबकी चिंता करने के लिए हम ही हैं। रघुनाथ खासे तनाव में आ गए। उसे तो चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। सास ससुर गांव में पड़े हैं और बहू शहर में मजे कर रही है। या तुम कर रही हो अपने मन से? कुछ कहलाओ मत मुझसे। रघुनाथ उठे और आंगन में टहलने लगे। नींद गायब हो चुकी थी उनकी। वे कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे गांव से आजिज भी आ गए थे, लेकिन उसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। मन शहर और कॉलोनी की ओर बहक रहा था, जीवन के नएपन की ओर, नई जिंदगी की ओर, साफ सुथरे पक्के मकानों और कोलतार पुती सड़कों की ओर, गंगा के घाटों की ओर, अनजाने नए संबंधों की ओर। ये आकर्षण थे मन के, लेकिन उधर जाने में हिचक भी रहा था मन कि कहीं ऐसा न हो कि पिछवाड़े की जमीन हाथ से निकल जाए, बिना रख रखाव के मकान ढह जाए, सनही चोरी और बेमानी शुरू न कर दे, कहीं लोग हमेशा के लिए गांव से गया न मान लें। और ऐसा कहने वाले भी तो कम न होंगे कि देवेश ने एड़ क्या लगाई कि गांव ही छोड़कर भाग गए। इससे बड़ी जगहसाई और क्या हो सकती है। वे आंगन का चक्कर काटते हुए वहां खड़े हो गए जहां से खपरेलों से ऊपर उठता चांद नजर आ रहा था। वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे गांव छोड़ने के बाद फिर नहीं दिखेगा, या उससे पूछ रहे हो कि तुम ही बोलो क्या करना चाहिए। यह चैत महीने की रात थी। दशरथ यादव ने अपने दरवाजे के सामने नया नया शिव मंदिर बनवाया था। पिछले 10 घंटे से वहां अखंड हरिकीर्तन चल रहा था। कीर्तनियों ने मंदिर के बगल में खड़े नीम के पेड़ पर लाउडस्पीकर बांध रखा था और पूरा गांव हरे राम जय जय राम से गूंज रहा था। यह एकरस और उबाऊ गूंज उसके मन को बोझिल बना रही थी। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा अपने घर। सुना? उन्होंने ऊंची आवाज में शीला से कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर? ना बाबा ना, पता नहीं क्या हो जाए यहाँ। शीला वहीं से बोली। और वह भी तो घर ही है। संजू क्या कहता था? हम चाहते हैं कि पापा मम्मी के अंतिम दिन काशी में बीतें, चैन से बीतें। जब समय आया है तो ना नुकुर कर रहे हो। सोनल पराई नहीं है, बहू है हमारी। तुम समझती क्यों नहीं? सोनल बहू है, लेकिन घर बहू का है, हमारा नहीं। किस हैसियत से जाऊं? मेहमान बनकर? किराएदार बनकर? किस हैसियत से? इस ओर ध्यान नहीं गया था शीला का। वह थोड़ी देर के लिए तो अचकचाई, फिर बोली, ठीक है उसका घर है, मगर संजू तो है ना, वह तो हमारा बेटा है। देर सबेर तो आना ही है उसे। राजू से उसी ने कहा था कि पापा मम्मी को भेज दो। और सोचो तो, बहू का घर क्या हमारा घर नहीं है? रघुनाथ चुप रहे, कुछ नहीं बोले। देखो हम चलें, ऐसा नहीं कि यह घर छोड़कर जा रहे हैं, कभी भी लौट आएंगे इसमें। जब परेशानी होगी तो आ जाएंगे। खेती का जिम्मा दे ही दिया है स्नेही को। रह गया है घर तो 10 बिस्सा खेत और दे दो गणपत को। कमरे सब बंद करके दरवाजे की ताली उसे दे दो, साफ सफाई और देखभाल करता रहेगा। शीला की बात में दम दिखाई पड़ा रघुनाथ को। उन्हें 4 दिन बाद जाना भी था पेंशन के काम से। दिक्कत केवल यही थी कि गणपत मिर्जापुर गया था अपने बेटे के पास। तो ऐसा करो शीला, तुम तो सोनल के पास कल जाओ, मैं यहाँ की व्यवस्था करके 5वें दिन पहुंचूंगा। पेंशन ऑफिस में अपना काम निपटाकर सीधे अशोक नगर आ जाऊंगा।
कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन पर खबर कर देना। अरे हाँ, फ़ोन का कनेक्शन भी तो कटवाना पड़ेगा। खैर, अपनी तैयारी करो तुम। गेहूँ, चावल, दाल, घी, अचार, थोड़ा बहुत जो ले जा सको ले जाओ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। रघुनाथ ने कहा था 5 दिन, लेकिन लग गए 50 दिन। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। सोचा था कि जब जाना ही है तो यहाँ की सारी समस्याएं निपटा कर जाएं। यह न हो कि रहें वहाँ और मन लगा रहे यहाँ। बहुत सोच विचार कर उन्होंने फैसला किया कि रुकी हुई पेंशन हो या आबादी की जमीन, जब इन दोनों की जड़ में मैनेजर ही हैं तो उनसे एक बार मिल लेने में हर्ज ही क्या है। अगर इतने से ही उनका ईगो तुष्ट होता है तो यह कहने में क्या बुरा है कि आज हम जो कुछ हैं आपके ही कारण हैं। नौकरी न दी होती तो जाने कहाँ होते। जब बनाया है तो बिगाड़िए मत। अब स्थितियां भी बदल गई थी। मैनेजर के बेटी की शादी हो चुकी थी वन मंत्री के ठेकेदार बेटे से। वे पड़ोस के जिले के थे, मैनेजर से ऊंचे स्टेटस के। अब रघुनाथ से शिकायत की कोई वजह भी नहीं रह गई थी। वे मिठाइयों के पैकेट और सेब, संतरे और अंगूर के साथ जब पहुंचे तो मैनेजर, जिन्हें लोग सरकार बोलते थे, अच्छे मूड में थे। रघुनाथ को देखते ही उन्होंने चुहल के अंदाज में कहा, मास्टर, तुम्हारी सेहत देखकर लगता है तुम्हें शुरू से ही तनख्वाह न लेकर पेंशन ही लेनी चाहिए थी। जवानी तो अब आई है तुम पर। सरकार, रघुनाथ के मुंह से निकला और वे रो पड़े। क्यों, क्या हुआ? अब तक नो ड्यूज क्लियर नहीं किया क्या? मैनेजर ने चौंक कर पूछा और प्रिंसिपल को फोन किया। फिर कहा, जाइए, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। और कुछ? रघुनाथ ने नरेश और बब्बन सिंह का पूरा किस्सा बताया। वे चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद बोले, जब ये आपके घर के थे तो बटाई पर इन्हें न देकर बाहर के आदमी को क्यों दिया? गलती तो आप ही की है। रघुनाथ कुछ नहीं बोले। उनसे यह बताना बहुत मुनासिब नहीं लगा कि बाहर के आदमी को तो कभी भी हटाया या भगाया जा सकता है, लेकिन इन्हें मुश्किल होता। उन्होंने इतना भर कहा, हाँ, गलती तो हो गई, अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। आप समस्याएं खड़ी करते रहिए और मैं निपटारा करता रहूं, यही ना? मैनेजर ने एसडीएम को फ़ोन किया और इशारे से कुछ समझाया। रघुनाथ इस दौरान सिर झुकाए बैठे रहे। अब किस सोच में हैं? जाइए और बब्बन सिंह को भेज दीजिएगा। वे उठे और बाथरूम में चले गए। जाते जाते कहा, हो सकता है एसडीएम ऑफिस दौड़ना पड़े, कुछ एक बार दौड़ाए और आपसे कुछ कहे तो उसके आगे बहुत सिद्धांतवादी बनने की जरूरत नहीं है। सबकी कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक? 20-25 दिन के जद्दोजहद के बाद एक दिन एसडीएम 2 सिपाहियों और लेखपाल के साथ आया, जरीब और गांव का नक्शा लेकर, और सबके सामने जमीन की पैमाइश की। अब की जमीन का वह हिस्सा भी रघुनाथ के हक में निकला जिसमें नरेश का घर दुआर था। इसका मतलब था रघुनाथ चाहें तो नरेश का घर दुआर गिरा दें या रहने दें या उतनी जमीन की कीमत वसूल करें। इसे रघुनाथ की भल मनसाहत पर छोड़ दिया गया। यह उनकी बड़ी सफलता थी, निश्चिंतता भी। पापड़ तो बहुत बेले, लेकिन सम्मान लौट आया। अब वे बनारस जा सकते थे, महीने 2 महीने के लिए। अगर मन वहां लग गया तो संदेश और फोना फोनी से भी काम चल जाएगा। उन्होंने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। और तैयारी क्या करनी थी? राशन फिलहाल के लिए चला ही गया था। 2 छोटी छोटी बोरियों में अलग अलग आलू और प्याज। 4 बजे की बस के लिए इसी की तैयारी कर रहे थे कि बाहर डांट डपट की आवाज़ सुनाई पड़ी। निकले तो देखा जगनारायण यानी जग्गन काफ़ी उखड़े हुए और नाराज। उनके एक हाथ में कल्लू का कान है और दूसरे हाथ में 2 अधपके आम। डरे हुए कल्लू को पकड़े हुए वे सनेही के झोपड़ी के आगे खड़े हैं। सनेही, सनैया रे। अंदर से सनेही की औरत निकली। क्या है मालिक? तुम औरत जात, तुमसे क्या बात करें, सनेही को भेजो। उसने झपट कर कल्लू को खींचा, 2 लपड़ और मुक्के मारे और धकियाते हुए अंदर ठेल दिया। वह चीखता चिल्लाता अंदर चला गया।
मामला समझते देर नहीं लगी रघुनाथ को। घराने में सबके दरवाजों के आगे नीम के पेड़ हैं, अकेले वही हैं जिनके दरवाजे के सामने आम का पेड़ है। टिकोरे लगने से लेकर उसके पकने तक, जिसकी नौबत शायद ही कभी आती हो, घराने के लड़के बच्चे हाथ में ढेले छिपाए उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और जग्गन तब तक उसके नीचे खटियां डाले पड़े रहते हैं जब तक गर्मी बर्दाश्त के लायक रहती है। घराने भर की चटनी अचार का काम उनके लाख एहतियात के बावजूद उसी से चलता है। इधर से ढेले चलते हैं, उधर से जग्गन पकड़ने की घात में रहते हैं। एक को पकड़ते हैं, 3 मौका पा जाते हैं। उनकी और बच्चों की यह व्यस्तताएं कभी कभी 1.5-2 महीने तक चल जाती हैं। आओ आओ जग्गन, हमसे बताओ क्या बात है। काकी हैं ही नहीं, आए तो क्या आए आपके यहाँ, आओ तो बैठो तो सही। उन्होंने जग्गन को सामने की खटिया पर बैठने का इशारा किया और आवाज दी झोपड़े के आगे खड़ी सनेही की औरत को, जग्गन को सतिये का घोल तो पिलाओ, सुराही के पानी में बनाना। जग्गन थोड़े सहज हुए और बैठ गए। फिर अपनी लुंगी के फेटे से सुरती की डिबिया निकाली और मलने लगे। बोले, मास्टर कक्का, आपने यह भारी गलती की। कोयरी का हार को अपने बीच में बसा के आपने भारी गलती की। इसमें गलती क्या है? अरे, आपको दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसी रास्ते हम दिन रात आते जाते हैं। ये बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं। बड़ों के बीच रहने का सहूर नहीं। और इनके बच्चे। बीच में ही रघुनाथ ने टोक दिया, देखो जग्गन, फालतू हैं ये सब बातें। समय बहुत बदल गया है। आज मानसिक रूप से विकलांग ही ऐसी बातें करते हैं। किस बात के बड़े हैं हम तो? पुरखों की जमीन और जाति के भरोसे? छब्बू की हत्या के बाद भी यह भ्रम पाले हो तो पाले रहो। पिछले दिनों तुमने ही अपने खेत बेचे, ठाकुरों में से किसी ने क्यों नहीं खरीदा? चाहते तो यही थे तुम, लेकिन तुम्हें नगद चाहिए था बेटी की शादी के लिए। खरीदा तो आखिर जसवंत ही ने। आज भी हमारी तुम्हारी खेती उसी के भरोसे होती है। ट्रैक्टर उसके पास है, रुपए उसके पास हैं, विधायक उसके हैं, सांसद उसके हैं, सरकार उसकी है, वे आते भी हैं उसी के पास किसी काम के लिए। सिफारिश भी करवानी होती है तो आप उसी के पास जाते हैं। फिर भी बड़े हैं आप। ऐसी गलतफहमी पालनी है तो पाले रहो। हाँ, यह जरूर है कि वह दूसरे गांव का है, पराया है। अधिया पर देना ही था तो उसके बजाय किसी अपने को देना चाहिए था। अब तुम ही बताओ, कौन अपना है जिसे देता? जग्गन पशुपेश में चुप रह गए। रघुनाथ का निकटतम पड़ोसी था नरेश, उन्हीं के भाई का बेटा, जिसकी नज़र बराबर पिछवाड़े की जमीन पर थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद रघुनाथ फिर बोले, देखो जग्गन, परायों में अपने मिल जाते हैं, लेकिन अपनों में अपने नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि अपने नहीं थे, लेकिन तब जब समाज था, परिवार थे, रिश्ते नाते थे, जब भावना थी। भावना यह थी कि यह भाई है, भतीजा है, भतीजी है, यह कक्का है, यह काकी है, यह बुआ है, भाभी है। भावना में कमी होती थी तो उसे पूरी कर देती थी लोक लाज कि यह या ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। धूरी भावना थी, गणित नहीं, लेन देन नहीं। इसी बीच सत्तू की घोल दे गई सनेही की औरत। रघुनाथ चुप हो गए। उसके जाने के बाद फिर शुरू किया, अब तुम ही बताओ, नरेश से अधिक अपना कौन था? सोचा था उसको देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। हालांकि उसकी नीयत पर शक था बहुत पहले से, और उसे न देकर अच्छा ही किया, वरना वह दिन भी आता जब अपने खेत में क्या, गांव में ही मुझे घुसने न देता। और कहने की जरूरत नहीं कि उस वक्त तुम भी मेरा नहीं उसका साथ देते। हाँ, सनेही को मैं जानता हूँ, वह अपने काम से काम रखने वाला आदमी है। तुम्हें या किसी को कोई शिकायत हो तो बताना, मौका ही नहीं देगा। बताओगे क्या? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, यहीं पर उपन्यास का द्वितीय खंड समाप्त होता है। धन्यवाद।